सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद सभी अतिथिगण जितने भी अच्छे नामी रिसर्च स्कॉलर्स आए हुए हैं और ना उसके साथ ही सबसे बड़े मुझे अच्छी बात लगी है कि यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले वर्कर्स पहुँचे हुए, कार्यकर्ता पहुँचे हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उन सब के बीच में आज अपना बात रखने की कोशिश करूँगा। तो सभी का स्वागत उसके लिए, और सेवा इंटरनेशनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये मंच प्रोवाइड किया गया, जहाँ पर मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स को ही नहीं बल्कि ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स के को भी मैं संबोधन कर सकूँ। उसके लिए मैं सेवा इंटरनेशनल का हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। तो उसके साथ मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ। तो ये मुझे बताया गया कि हिमालयन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, या पंचायती राज सिस्टम में हम क्या बदलाव ला सकते हैं, खासकर एसडीजी गोल्स को लेके। एक मैप आपके सामने रख रहा हूँ मैं, आप देखेंगे। और मैं जानता हूँ कि सबकी नज़र सबसे पहले जो है वो इंडिया के पे होगी, भारत का देश का नक्शा कहाँ होगा और क्या होगा। तो ये आप भारत पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए। यहाँ पे जो है पूरे विश्व को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हाई रिस्क कैटेगरी विच इज ड्रायर देन द करंट कंडीशन, मॉडरेट रिस्क कैटेगरी विच इज करंट सिमिलर टू द करंट कंडीशन, लो रिस्क कैटेगरी बेटर देन द करंट कंडीशन। ये पोटेंशियल ड्रॉट बाय द सेंचुरी है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इंडिया जो है थोड़ा सेफ जोन पे है, मॉडरेट कैटेगरी में, और हिमालयन एरियाज हमारे जो है वो थोड़ा आप देखेंगे हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कल भी मैं बात डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहा था कि रिस्क जो है वो उसका हाउ द रिस्क, मतलब रिस्क जो है सबसे जो स्ट्रांग हो गया उसको डिज़ास्टर में कन्वर्ट कैसे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी कैपेबिलिटी उस रिस्क के हज़ार से जूझने की क्या हो सकती है, और जो है हमारी वल्नरेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस के ऊपर जो है ये सारा तय होता है कि जो है वो रिस्क जो है हज़ार में और जो है वो कैसे डिज़ास्टर में कन्वर्ट होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए मैं जानना चाहूँगा कि ये आप थोड़ा मैप को देख लीजिए, और उसके बाद मैं नेक्स्ट मैप पे आऊँगा। ये जो है पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, जिसमें अगेन जो विश्व है उसमें अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वेरी वल्नरेबल से लेके जो है वो लिस्ट वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। वल्नरेबिलिटी का मुझे हिंदी नहीं अनुवाद है, कोई अगर जानता है तो प्लीज़ बता दीजिए क्या कह सकते हैं। तो संवेदनशीलता, ठीक है, हाँ। तो आप समझ गए होंगे जिनको मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो अभी देखेंगे कि हमारा देश जो है, भारत देश जो है वो एकदम पूरे रेड कैटेगरी में, जो डेंजर जोन में आ चुका है। ठीक है, तो पहले तो सेफ लग रहा था हमको थोड़ा, हिमालयन एरियाज तो है ही प्रॉब्लम उसमें है ही, और अभी तो रेड जोन में आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत देश को ये क्या है, कि कोई बता सकता है मुझे क्या कारण हो सकते हैं इस चीज़ के, कि पहले तो अच्छा लग रहा था कि हम लोग सेफ़ है बाकी दुनिया के मुकाबले, तो अभी जो है फिर से जो है हम लोग एकदम डेंजर जोन में क्यों आ रहे हैं, मतलब हमारी वल्नरेबिलिटी इतनी क्यों हाई, ज़्यादा क्यों हो रही है। कोई बता सकता है कि क्या कारण हो सकते हैं? कोई 2-3 कारण हो सकते हैं, आप बता सकते हैं कोई? एग्जैक्टली, पॉपुलेशन है, हमारी लोक संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और ये कहा जा रहा था कि 2025 तक हम लोग मोस्ट पॉपुलस नेशन हो जाएंगे पूरे विश्व में। बट अभी जो मॉडल्स है, क्योंकि अभी सेंसस नहीं हुआ है 2021 का, तो ये बताते हैं कि शायद हम लोग चाइना को क्रॉस कर चुके होंगे शायद। तो इस तरह की बात चल रही है। तो एक बड़ा पॉपुलेशन है जिसको हमको फीड करना है, और उसका फूड सिक्योरिटी का एक बड़ा मेजर मुद्दा रहने वाला है हमारे आगे, कि इतने बड़े पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी हम कैसे हासिल कर पाएंगे। और कोई कारण बता सकता है? इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं जी, या डिफॉरेस्टेशन कुड बी वन ऑफ द रीज़न, बट पूरे विश्व भर में सब जगह हो रहा है। हमारे देश में यूनिक क्या है? फ्लडिंग। नहीं, फ्लड्स तो सभी जगह होते रहते हैं। हिमालय ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वो तो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से तो हो ही रहा है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी तो है ही। ठीक है, तो देखिए मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज इवेंट्स हिस्टोरिकली आप देखेंगे हो चुके हैं। और हाँ, अनप्लान डेवलपमेंट्स हो सकता है, बट ये विश्व के लिए और भी जगह होता है। इंडिया के लिए खास बात मैं आऊँगा नेक्स्ट स्लाइड पे। ये की चैलेंजेस है इंडिया के लिए। किसी ने बहुत अच्छी पहली बार पहले में आइडेंटिफाई कर लिया था, पॉपुलेशन हमारा प्रॉब्लम रहेगा। साथ में हमारा एक और चीज़ है कि हमारा जो है एग्रीकल्चर जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत वाइटल है। 57% पॉपुलेशन हमारी देश की जो है
57% आज भी डायरेक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है। सारी उपजीविका उनके एग्रीकल्चर से होती है। और हमारे जो 70% के आसपास जो आबादी जो रूरल एरियाज में रहती है, उनका एकमात्र सोर्स ये है कि एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ के ऊपर उनकी उपजीविका जो है टिकी हुई है। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर उनकी जो है उपजीविका टिकी हुई है, लाइवलीहुड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर होने वाला है। ठीक है। हालांकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा कम हुआ है, बट अभी भी जो है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 14% जीडीपी में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है। भले ही भी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में थोड़ा कम हो इंडस्ट्री के हिसाब से, बाकी सेक्टर्स के हिसाब से, बट 70% रोजगार देने वाला जो अब है आज भी हमें जो है वो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ से हमको 70% रोजगार हमारे देश में देता है। ये अब हमें इसको ध्यान देना ज़रूरी है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये रोजगार जो है लाइवलीहुड ये अफेक्ट होने वाला है, इसको हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको पता है कि 2/3 लैंड अभी भी एग्रीकल्चर जो हमारे रेनफेड है, हम अभी तक इरिगेशन नहीं पहुंचा पाए। ठीक है। तो 82% जो हमारे फार्मर्स है आज भी देश में जो है वो खुद का पानी खुद ही मैनेज कर रहे हैं, समझ लीजिए ग्राउंड वाटर से मैनेज कर रहे हैं या फिर जो है वो और किसी पद्धति से या रेनफॉल से कर रहे हैं। ठीक है। हमारे आज अभी भी जो है हमने जो है एग्रीकल्चर को जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं पहुंचा पाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और शायद कभी भी नहीं पहुंचा पाएंगे इतना। इसलिए आजकल जो है आज अलग अलग योजनाएं आ रही है, वाटरशेड मैनेजमेंट पे जोर दिया जा रहा है। अटल भूजल योजना एक अच्छी योजना हमारे देश में आई है, जो खासकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बात करती है। क्योंकि सभी जानते हैं कि सभी किसान जो है अपना पानी का इंतजाम खुद करके, और एक उल्लेखनीय बात आपको गौर करनी पड़ेगी, हमारे किसानों ने जो है अपना पानी खुद मैनेज करने के बावजूद भी हमारे देश में रिकॉर्ड उत्पादन, कृषि उत्पादन दिया है सालों साल तक। ये एक मैजिक है, आप समझ लीजिए। जबकि आप सभी जानते हैं कि कृषि जो है वो घाटे का सौदा है। कोई भी आज जो है अपने बच्चों को किसान बनाना नहीं चाहता है, कोई खेती नहीं करना चाह रहा है। उसके बावजूद भी हमारे किसानों ने सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए हर साल आपको रिकॉर्ड उत्पादन दिया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और एक दूसरी बात है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हमारा देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, इशू है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है जहाँ पे हमेशा डिजास्टर आते रहते हैं, इधर साइक्लोन्स के तौर पे। आप जब भी जानते हैं, पहले तो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स होते थे, अभी तो आपके जो है वेस्टर्न कोस्ट में भी, अरेबियन सी में भी काफ़ी साइक्लोन्स का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ गया है। क्लाइमेटिक इवेंट्स, ड्रॉट, साइकिल्स, टेम्परेचर, सारा चीज़ जो है हमें आ रहा है। इसकी एक बात जाननी पड़ेगी कि ये ड्रॉट्स और फ्लड्स जो हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो मानसून जो आता है वो एल निनो के तौर पे आता है, सदर्न ऑसिलेशन एल निनो बोलता है, जो कि कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो साउथ अमेरिकन कोस्ट में होती है, जिसकी वजह से हमारा मानसून जो इफेक्ट होता है और उसकी वजह से हमारा मानसून सारा गवर्न होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ड्रॉट्स, फ्लड्स और फेमिन जो है कभी आता नहीं था, हज़ारों साल से ये आता है। हमारी संस्कृति उसके ऊपर बनी हुई है, जान लीजिए। लेकिन दिक्कत ये है कि आज के टाइम पे इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की। और दूसरी बात है, हम लोग बहुत सारे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भुला चुके हैं। ठीक है। तो इस पे आप गौर करना जरूरी है। सेकंड, वाटर स्कैर्सिटी तो हो गई। ठीक है। ओवर स्ट्रेस नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे देश में जो बड़ा एक मुद्दा है, उसकी वजह से भी हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी, पॉवर्टी, ये सारे इश्यूज़ है। आज भी इंडिया में जो है पुअरेस्ट ऑफ पुअर से लेकर रिचेस्ट ऑफ रिस्ट है। ये सारे जो डिस्पैरिटी हमारे देश में आज भी मौजूद है, तो ये सारी चीज़ें हमारे को जो है वल्नरेबल बनाती है। तो भले ही ये जो है क्लाइमेट चेंज का खतरा हमारे लिए बाकी के लोगों से, देशों के मुकाबले कम हो, बट हमारी वल्नरेबिलिटी इतनी हाई है कि आने वाले टाइम पे क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। और ख़ासकर हिमालयन क्षेत्र में ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है। क्योंकि हिमालयन क्षेत्र में जो अभी कल के कुछ वक्ताएं थे जो बताए थे, खासकर भूटान में इन्होंने एनालिसिस किया था, ये सच भी पाया गया है कि हमारे जो समर जो है वो जो वेटर हो रही है, मतलब समर्स में मानसून बारिश ज़्यादा हो रही है हिमालयन एरियाज़ में, और विंटर में स्नोफॉल कम हो रहा है। तो विंटर में स्नोफॉल कहाँ से होता है? मानसून से नहीं होता है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आता है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर बदलाव आएगा तो स्नोफॉल नहीं होगा हिमालयन एरियाज़ में। उसके वजह से हिमालयन एरियाज़ में कितना बड़ा प्रॉब्लम है आप खुद उसका आकलन कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं कहूँगा। तो ये सारे मुद्दे हमारे देश को, खासकर हिमालयन एरियाज़ को काफ़ी वल्नरेबल बनाते हैं। और हिमालयन एरिया की वल्नरेबिलिटी से भी ज़्यादा नहीं है, बट क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा पड़ने वाला है आगे आने टाइम। ये रूरल कम्युनिटीज़ जो पुअर है उसका जो चैलेंजेस होता है वो लो अडेप्टिव कैपेसिटी सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनकी अडेप्टिव कैपेसिटी बहुत कम है। क्योंकि हमारे फार्मर्स हमारे देश में या तो ज़्यादातर मार्जिनल फार्मर्स है या तो उनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है। तो उसके लिए जो है वो कोई भी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो या कोई भी बदलाव उसको वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो है वो उनकी जो है उस पर एक एडेप्टिव कैपेसिटी बिल्ड करने पे फोकस होना चाहिए।
तो मुझे लगता है सारे हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है ये सारा उस पर होना चाहिए। ये क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर, वाटर, हेल्थ, ये 3 इश्यूज़ है। बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं। हम ये 3 इशू को हम टारगेट करते हैं हमारे रूरल डेवलपमेंट एरियाज़ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू एसडीजी गोल हासिल करने के लिए। तो हम जो है काफ़ी अच्छी समृद्धि वो पा सकते हैं, हमारी वल्नरेबिलिटी को जो है बहुत कम कर सकते हैं। ये कई कुछ प्रोग्राम्स है जो एसडीजी गोल नंबर 13 जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स उसको टारगेट करते हैं, जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये गोल्स जो है क्लाइमेट चेंज को भी टारगेट करते हैं। लेकिन हमने हमारे कार्य में हमने की कोशिश की है मिनिस्ट्री को ये समझाने की कि ये DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, नेशनल रूरल एनिमेशन, महात्मा गांधी नरेगा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2.0 कंपोनेंट है, महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा है। ये अच्छे प्रोग्राम्स है जो हमारे वल्नरेबिलिटी को डायरेक्ट टारगेट करती है, जो हमारे को जो है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचाने वाली है। तो ये बहुत बड़े इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें इसमें कर रहे हैं। हमने कुछ पायलट्स भी किए इस प्रोजेक्ट्स को लेके। कुछ अभी समय का अभाव है इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा, पर किसी समय मिला तो आपको बताऊँगा। ये एसडीजी गोल्स है, आप सभी जानते हैं। ये हिम संवाद का जो चक्र बना हुआ है उसमें भी ये सारे गोल्स को लेके है, सारे कलर्स आए आपके इसमें। तो एक जो बात हुई है कि क्या हमारे देश में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हम कर रहे हैं पंचायती राज सिस्टम के अंदर, तो क्या एसडीजी गोल अचीव करने के लिए पंचायत में कोई सेपरेट प्लान होना चाहिए? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्या है कि सारे जो एसडीजी गोल्स है ये सारे जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट के लिए गाइडिंग स्टार्स की तरह से काम करते हैं। और इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई सेपरेट प्लान की ज़रूरत है। हमको ज़रूरत है कि पंचायत के जो प्लान्स बनेंगे आपके डेवलपमेंट के, सारे जो एसडीजी गोल्स के ऊपर फोकस होने चाहिए। और ये सारे जो है वो चीज़ें जो है खासकर रिसोर्स बेस्ड और कन्वर्जन प्लानिंग के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। ये मैं स्किप करूँगा, थोड़ा टाइम के अभाव, मैं आगे जाऊँगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने क्या किया अभी रिसेंटली कि 2018 में एक ग्राम पंचायत को जो है बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला था, दिगंबरपुर ग्राम पंचायत थी वेस्ट बंगाल में। तो उसमें एक यूनिक बात ये थी कि उन्होंने जो ग्राम पंचायत जो डेवलपमेंट किया था अपना, तो उसमें एसडीजी गोल्स को टारगेट करके शुरुआत की थी। तो एक काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट वहाँ से निकल के आया। और उसके बाद ये बात चली कि लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी गोल्स क्यों करना नहीं चाहिए। हालांकि एसडीजी गोल्स को लोकलाइजेशन करने की बहुत ज़रूरत हमेशा हम कहते हैं। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई और जो है मिनिस्ट्री ऑफ MOPR ने कमेटी बनाई और उन्होंने ये टारगेट किया कि हम सारे एसडीजी गोल्स को 17 जो है एक साथ टारगेट नहीं कर सकते, बट ग्राम पंचायत को लेके जो समस्याएं होती है उसको लेके हम एसडीजी गोल्स को जो है 9 डिफरेंट थीमेटिक एरियाज में आप सेग्रीगेट कर सकते, सेपरेट कर सकते। और ये वो 9 थीमेटिक एरियाज जो है वो दिए गए यहाँ पर। ये पॉवर्टी फ्री विलेज से लेके एंडेंजर डेवलपमेंट विलेज तक के 9 इसमें सारे एसडीजी गोल्स आते हैं। इसके अलग अलग लोकल लेवल के टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं और जो है उसमें इंडिकेटर्स भी, फ्रेमवर्क भी डेवलप हो चुका है इस बारे में। और ये इसमें जो है जब आप ग्राम पंचायत की प्लानिंग करेंगे तो ये कहा गया है कि सभी ग्राम पंचायत को ये ध्येय दिया गया है, जिसको संकल्प बोलते हैं, ग्राम पंचायत संकल्प बोलते हैं, कि हर एक ग्राम पंचायत को जो आने वाले टाइम पे अभी जो प्लानिंग होगा उसमें जो है वो इसमें से एक थीम, मिनिमम एक थीम को टारगेट करना पड़ेगा, या और मैक्सिमम 3 थीम को उन्होंने हर साल लेना है। तो एक या 3 थीम को हर साल लेके टारगेट करके अपनी योजनाएं बनानी है, अपने गांव का विकास करना है, अपने ग्राम पंचायत का विकास करना है, ये ध्येय दिया गया है। और काफ़ी सारे ग्राम पंचायत उसके लिए आ चुके हैं। ऑलरेडी 200 ग्राम पंचायत ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, जिन्होंने जो है कम से कम 1 से लेकर 3 थीम तक आइडेंटिफाई उन्होंने कर चुका है। और ये टारगेट बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली जो है 2,500-3,000 ग्राम पंचायत में ये बात पहुंच चुकी है। हमारे देश में 2,70,000 ग्राम पंचायत है, तो हमारा ध्येय काफ़ी बड़ा है। धीरे धीरे ज़रूर ये चीज़ होगा। तो NIDPR हमारी तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2,70,000 ग्राम पंचायत में कैसे पहुँचे। हम लोग काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, काफ़ी मटेरियल डेवलप कर रहे हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, ई ग्राम प्रशिक्षण वेबसाइट है, gramswaraj.nidp.org इसका नाम है। ई ग्राम प्रशिक्षण का वेबसाइट है, उस पर आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमने, जैसे मैंने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसके हमने कुछ पायलट किया था मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर। तो सॉरी, क्षमा चाहूँगा कि महत्व का विषय है थोड़ा ये, तो मैं इसको बताना चाहूँगा। तो हमने एक उसमें क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लानिंग किया था ग्राम पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे ऊपर, कि क्लाइमेट चेंज के एडेप्टेशंस को हम लोग ग्राम पंचायत लेवल को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो लाइवलीहुड कैलेंडर्स को लेके डिस्कस करता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लानिंग। और हमने जो है
मध्य प्रदेश और बिहार के जो है 448 विलेजेस में इसको पायलट तौर पे इम्प्लीमेंट किया। और उसकी वजह से इस इम्प्लीमेंट सीसीएपी की वजह से हमने जो काफ़ी चीज़ें जो पाई गई, उससे हमारे नहीं बट इंडिपेंडेंट स्टडीज़ ने रिपोर्ट किया है कि फार्मर्स जो है अपने कृषि लॉसेस को जो है 50% तक रिड्यूस कर पाए इस चीज़ को लेके। तो मुझे लगता है ये क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लानिंग जो है वो हर गांव में जो है हमने शुरुआत करनी चाहिए कि हर एक लाइवलीहुड कैलेंडर, ये पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होती है कि हर उसमें क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लाइवलीहुड्स है गांव के, उसको देखा जाता है अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, उसके क्लाइमेट रिलेटेड थ्रेट्स क्या है आइडेंटिफाई होते हैं, उसके क्या एडेप्टेशन ऑप्शंस हो सकते हैं वो हम देखते हैं, क्या स्पेसिफिक मेजर्स, एक्सपर्ट्स कंसल्टेशन भी करते हैं स्पेसिफिक मेजर्स क्या कर सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ वगैरह नहीं कर सकते तो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन क्या होना चाहिए, उसका भी इसमें प्रोविजन होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि जब आप ग्राम पंचायत की प्लानिंग करेंगे तो सीसीएपी प्लानिंग भी आप ज़रूर साथ में करेंगे। दूसरा जो चीज़ हमने की है कि जो एसडीजी गोल्स को जो है वो बायोडाइवर्सिटी को लेकर टारगेट किया गया है। हमने बीएमसी मेंबर्स को ट्रेनिंग किया, हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है कि बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और इसको मेन स्ट्रीम कैसे किया जाए ग्राम पंचायत प्लानिंग के साथ। डिजास्टर मैनेजमेंट को तो हम मेन स्ट्रीमिंग कर ही रहे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के साथ जीपीडीपी में, बट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एक इंडिपेंडेंट कमेटी होती है, उसको भी जो है हम उसके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को जो हम लोग जो है मेन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये एक बायोडाइवर्सिटी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हिमाचल प्रदेश में भी हमने ट्रेनिंग दी है और मुझे फ़ख्र की बात है कि हमारे ट्रेनिंग की वजह से एक रिमोट एरिया जैसे स्पीति वैली के, पिन वैली के रिमोट एरियाज़ में भी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बने हुए हैं। और वो किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया हुआ है, वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है। ये इसके साथ मैं धन्यवाद करके समाप्त करना पाऊँगा।